स्वागत है आपका दोस्तों रैंकाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो मेरा लेक्चर होगा यह लेक्चर हाफ सेंचुरी का होगा, अर्थात यह 50वां वीडियो ग्राम समाज एवं विकास का हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 50 वीडियो अभी तक जो हमारे भाई बंधु 1 से लेकर 49 तक वीडियो नहीं देखे हैं, अपने ग्राम समाज के कोर्सेज को प्रॉपर तरीके से विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं तो सारी वीडियो को आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। और हमेशा की तरह बस आपसे एक बात बोलना है कि अभी तक जो आपके दोस्त रैंकाइन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको भी आप लोग पढ़ाई की जर्नी में साथ बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फुल ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। सारे टॉपिक आपके यहाँ पे कवर होंगे और जैसे ही आपके पेपर पास आएंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका सेट यहाँ पर लगवाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने कल स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं को देखा था और आज का जो लेक्चर होगा यह योजनाओं का अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की बारी आएगी। तो आइए इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। दोस्तों, सुरक्षित मातृत्व अभियान, जैसा कि हमारे देश में देखा गया है कि जो माताएं होती हैं डिलीवरी के समय, बच्चे के पैदा होने के समय उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे बचने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कौन सी योजना बनेगी, जैसे कि पोषण आहार हो गए और जो भी अच्छी अच्छी दवाएं होती हैं या फिर स्वास्थ्य की मशीनरी की गुणवत्ता में सुधार करना, उन सब वो सब बातें हैं उस पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत उस पर काम किया गया है, ठीक है ना। यह केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसकी शुरुआत दोस्तों सन 2016 में हुई थी। देश के गर्भवती महिलाओं को व्यापक एवं गुणवत्तापूर्वक प्रसव और पूर्व जांच सुनिश्चित करने की हुई थी। सन 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत हुई थी। इसमें गुणवत्तापूर्वक डिलीवरी और प्रसव से पहले जो भी जांच प्रक्रिया होती है उसकी मशीनरी की गुणवत्ता में सुधार करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। इसके तहत व्यापक गुणवत्ता पूर्ण ANC और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान एवं उस पर निगरानी रखना इस अभियान का एक प्रमुख हिस्सा था। जैसे कि डिलीवरी के पहले जांच होती है तो कौन सा सीरियस केस है तो उस पर एक विशेष प्रकार का नज़र रखना और उसकी दवाइयों को प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रखना। सुरक्षित गर्भाधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिसमें बहुत हद तक इसमें सुधार पाया भी गया है। और जो इसकी रैंकिंग है कि जो शिशु मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर है उस पर गिरावट आई है, अर्थात पहले से अब में जो मौतें हो रही हैं काफ़ी कम या फिर न के आकार में ही हो रही हैं, ठीक है ना। तो इस योजना का जो उद्देश्य था जो कि सन 2016 में स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसका जो मेन मोटो था वह क्या था कि जो माता है वह गर्भवती है उसके प्रसव के टाइम या फिर उसके पहले जो भी निरीक्षण होता है उसमें एक गुणवत्ता प्रदान करना और मृत्यु दर को, चाहे माता की मृत्यु दर हो चाहे उसके शिशु की मृत्यु दर हो, उसको कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। जो इंद्रधनुष है यह भी परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित ही है और यह स्वास्थ्य संबंधी ही यहाँ पर बातें होती हैं। तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। 25 दिसंबर सन 2014 को, ये बड़ा दिन भी होता है ना, 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। यह एक बूस्टर टीकाकरण होता है, ठीक है ना, कार्यक्रम है जो कम टीकाकरण कवरेज वाले 201 जिले में शुरू हुआ था। वर्तमान में इसका विस्तार कर दिया गया है। दोस्तों, जो बच्चों को टीका लगाया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनके लिए टीका लगता है। जो छोटे बच्चे होते हैं 4 से 5 साल तक के, उनको मंथली या फिर 6 महीने में या फिर 1 वर्ष में रोगों से बचने के लिए एंटीबॉडी का टीका लगाया जाता है। तो उस टीकाकरण में जिस जिले में यह टीकाकरण जो है काफ़ी कम था या फिर न के बराबर था, वहाँ पर टीकाकरण को सुनिश्चित करना और इस टीकाकरण का विस्तार करना पूरे देश में मिशन इंद्रधनुष का एक प्रमुख लक्ष्य था। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2014 को हुई थी। आपसे पूछेगा कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? टीकाकरण से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर सन 2014 को हुई थी। बात समझ में आई? इस मिशन का उद्देश्य क्या था? वर्ष सन 2020 तक ऐसे सभी बच्चों का टीकाकरण करना जिन्हें 7 बीमारियों से लड़ने में टीकाकरण की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई? जो कि
जन्म के बाद काफ़ी खतरनाक बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए टीकाकरण जो लगाया जाता है, जो 7 रोगों को चिन्हित किया गया है, उनसे बचने के लिए इस टीकाकरण को लगवाना कंपलसरी है, ठीक है ना। और सन 2020 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि तब तक सभी बच्चों तक यह, यानी कि सभी ग्राम पंचायत तक यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत छोटे बच्चों को टीका लगाने की योजना 25 दिसंबर सन 2014 को इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत हुई थी। अब आइए बात करते हैं योजना नंबर 3 के आज के टॉपिक का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना। राष्ट्र के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक बीमा योजना, यानी कि बीमा के द्वारा इसको कवर किया जाना है। दोस्तों, यह योजना वर्ष सन 2008 में भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया था। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत सन 2008 में हुई थी और किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य क्या था कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, बिलो पावर्टी लेवल, यानी कि जिनकी इनकम काफ़ी कम होती है, उन परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज, यानी कि एक काफ़ी कम राशि उनसे जमा होगी और जब वो बीमार होंगे तो देश के चुनिंदा अस्पतालों में या फिर सरकारी अस्पतालों में जहां उनका इलाज होगा, उसके लिए उस बीमा के तहत उनका पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। स्वास्थ्य आघात से उत्पन्न, आघात मतलब जैसे कोई धक्का लगता है, आघात मतलब होता है ना कि जैसे कोई बीमार हो गया तो एक आघात हो गया, से उत्पन्न पैदा होना, वित्तीय देयताओं से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, यहाँ पर कहने की जो बात है कि जो गरीब परिवार होते हैं, जो गरीब परिवार होते हैं, मुश्किल से उनका खाना पीना ही उनकी आय में अर्थात उनकी कमाई में चलता है। यदि उनके परिवार में कोई आघात या फिर कोई खतरनाक बीमारी आ गई तो जो उनका वित्तीय संतुलन होता है, जो उनके खाने कमाने का एक बैलेंस होता है, वह काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज योजना का प्रारंभ हुआ था कि एक अपनी बचत से छोटी अमाउंट आप उसको जमा करिए, जब भी कोई ऐसी समस्या आपके परिवार में आ गई तो बीमा के माध्यम से उसका इलाज होगा और आप वित्तीय आघात से बच सकते हैं। बात समझ में आई? जिससे अस्पताल में भर्ती कराना भी शामिल किया गया है कि तुरंत इस बीमा के तहत आप भर्ती होंगे, फिर बीमा का पैसा मिलेगा तो आपका इलाज होता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप भर्ती नहीं हो रहे, बीमा का पैसा 2 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। बात समझ में आई ना। इसकी जो शुरुआत हुई थी सन 2005 में हुई थी, इसको हम लोग देखते हैं। देश भर के ग्रामीण परिवारों को, जो परिवार गांव में रहते हैं, बहुमूल्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित, आपके हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत अप्रैल सन 2005 में हुई थी। बात समझ में। यह जन स्वास्थ्य की आस्था को सुधारने तथा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए एक प्रमुख योजना है। यह पूरे देश में लागू हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो कि सन 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, यह पूरा देशव्यापी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के 18 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश में यह योजना प्रभावी तरीके से लागू है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ले जैसा कि यहाँ पर 18 राज्य ही दिया हुआ है, तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन क्या उत्तर प्रदेश में लागू है? तो दोस्तों बिल्कुल, आप लोग यहाँ पर देखें कि सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश का हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में लागू है, क्योंकि 18 राज्य हैं। आपका जो भी पेपर होगा उत्तर प्रदेश में होगा, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों में स्वास्थ्य आस्थाएं तथा स्वास्थ्य सुविधाएं कमजोर हैं। जो 18 राज्यों का मैंने जिक्र किया, जो कि काफ़ी डेवलप या फिर धन धान्य संपन्न, जैसे बोलते हैं ना कि इनकम जो आय होती है उन प्रदेशों की कम है। जैसे मैं बोलूँ सामान्यतः महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, यह सब ऐसे प्रदेश हैं कि जहाँ पर जो इनकम है पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम का मतलब कि पूरे प्रदेश का जो भी इनकम है, जो भी जीडीपी है, जो प्रदेश की आय है, उस प्रदेश की आय में से प्रदेश की जनसंख्या को
यदि मैं भाग दे दूं तो जो वैल्यू निकल के आती है, जैसे मैं बोलूं कि इस प्रदेश की जो इनकम है 1,00,000 करोड़ रुपए पर वार्षिक है, और उस प्रदेश के सभी व्यक्तियों को उस इनकम से मैं यदि विभाजित कर दूं तो जो अमाउंट आता है वह प्रति कैपिटा इनकम होता है कि एक वर्ष में उस व्यक्ति की आय का औसत। तो जो आय जिस प्रदेश में काफ़ी अच्छा है तो वहाँ पर इस योजना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं थी, लेकिन जहाँ पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है वहाँ पर इस योजना को शुरू करना काफ़ी ज़रूरी था। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश की जो औसत आय है प्रति व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम जो है वह 1,20,000 वार्षिक है, अर्थात 10,000 रुपये मंथली है। इसमें मुकेश अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी का तो आपको पता ही है, ठीक है ना, मामला उनका गड़बड़ चल रहा है थोड़ा सा। तो मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, इन सभी की आय भी इस औसत में आती है। बात समझ में आई? तो 10,000 रुपये पर कैपिटा इनकम है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि गरीबी किस हद तक है। यदि उस गरीबी में कोई बीमारी फैल जाए तो दवाएं कैसी होंगी, उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर यह सब महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं और बीमाओं को चलाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी मतलब कि माता, ठीक है ना। तो यह भी योजना जो है वो मातृत्व संबंधित योजना है। यह केंद्र प्रायोजित योजना, जहां पर आपको लिखा दिख जाए कि केंद्र प्रायोजित, अर्थात यह केंद्र द्वारा फंडेड है और इसको केंद्र सरकार संचालित करती है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 12 अप्रैल सन 2005 को हुई थी। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत 12 अप्रैल सन 2005 को हुई थी। यह माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा चलाया जाता है। यह एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। जननी सुरक्षा योजना का जो तात्पर्य है यह भी वही है जो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना, कि इसका भी जो तात्पर्य है कि डिलीवरी के समय जो मृत्यु दर है उसको कम करना। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना तथा प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत माता एवं शिशु दर में कमी लाना, यानी कि मृत्यु दर में माता एवं शिशु दर, जो मृत्यु यहाँ पर होगा, मृत्यु दर में कमी लाना। बात समझ में आई? तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाना। इसका अर्थ होता है कि जो प्रसव होता है गाँव में, वो घर में ही कोई एक नर्स टाइप की, जो गाँव की नर्स होती हैं, आ गई तो उसको कम करना, और हॉस्पिटल में प्रसव, यानी कि संस्थागत जो संस्था है वहाँ पर प्रसव को बढ़ावा देना कि डिलीवरी संस्था में हो, यानी कि हॉस्पिटल में हो, और जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों वंदे मातरम योजना की। यह योजना 9 फरवरी सन 2004 को प्रारंभ हुई थी। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी सन 2004 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाना। वंदे मातरम योजना का जो सबसे मोटो था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राज्य की तथा निजी चिकित्सा संस्थाओं में स्त्री विशेषज्ञ द्वारा गर्भवती महिलाओं को जागरूक करना और उनको जानकारी प्रदान करना। बात समझ में आई? इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को राज्य की तथा निजी चिकित्सा संस्थानों में स्त्री विशेषज्ञ द्वारा जो गर्भवती महिलाएं होती हैं जो वहाँ भर्ती होती हैं, या फिर जो नर्सें होती हैं, जो दाई होती हैं, उनको प्रशिक्षण देना। महिलाओं को निःशुल्क जांच तथा प्रसव पूर्व एवं पश्चात परामर्श देने का प्रावधान है, जो कि हम अभी पहले बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। यह भी एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके अंतर्गत जो लाभार्थी आते हैं वह 0 से 6, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे इसके लाभार्थी होते हैं, और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित, और वो बच्चे आते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट द्वारा एफिलेटेड जो कॉलेज हैं, और उन बच्चों की उम्र 6 से 18 वर्ष के बच्चों में टीबी और कुष्ठ रोग का जल्द पता लगाने के लिए और जांच कराने का प्रावधान है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनका इलाज, और सरकारी स्कूल या फिर सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क टीबी और जो कुष्ठ रोग होता है, सूखा रोग होता है, उसके इलाज के लिए निःशुल्क जांच की व्यवस्था यहाँ पर हुई है। इसके तहत मुख्य रूप से 4 रोगों या परेशानियों को शामिल किया गया है। जन्म के समय बच्चों में किसी प्रकार का बीमारी, न्यूनता और विकलांगता सहित बच्चों के विकास में आने वाली रुकावट की शुरुआती पहचान तथा शुरुआती हस्तक्षेप करना। जैसे कि जन्म के समय यदि उसके अंदर विकलांगता है, कोई विकार है, कोई बुखार है,
ठीक है ना, कमजोरी है, तो उसको दूर करना इस योजना का लक्ष्य था। अर्थात यह बच्चों के संबंधित योजना है कि जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी देखभाल के लिए, और जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं यदि वह स्कूल सरकारी या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल है तो 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क कुष्ठ रोग या फिर उनके अंदर टीबी की समस्या है जो कि कम उम्र में काफ़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन उसका जो चलन है हाल के दिनों में बढ़ा है। बात समझ में आई? तो उनको भी प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना, उपचार कराना इस योजना का एक प्रमुख लक्ष्य है। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके जो लक्ष्य होते हैं और जो इसका डेट होता है, योजना का नाम क्या है और योजना कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इन्हीं 3-4 पॉइंटों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है और आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स बनाकर भी इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना। मध्याह्न मतलब कि दोपहर काल की बात चल रही है कि दोपहर काल में भोजन योजना, मिड डे मील जिसे बोलते हैं ना, मिड डे मील कार्यक्रम को केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह भी योजना केंद्र प्रायोजित है, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित इसका नाम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ने वाले बच्चे लगभग, जिनकी संख्या कितनी है, जिनकी आबादी कितनी है, 12 करोड़ को पका हुआ भोजन, यानी कि भोजन बना के दोपहर के समय भोजन दिया जाता है, जिसमें खाना बनाने, परोसने तथा स्वच्छता की जाँच दैनिक आवृत्ति पर होती है। ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि हमने 3-4 लेक्चर में प्रॉपर तरीके से केंद्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह आपको यह भी जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।